प्रिय छात्रों, आज आपको राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताया जाएगा। देखिए, चक्रीय प्रवाह का है कि ना तो उसका कोई आरंभ होता और न अंत। ये उत्पादन से आय पर, आय से व्यय, व्यय से उत्पादन, यानी कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं हम कि व्यय होगा तो उत्पादन करेंगे, उत्पादन होगा तो आय होगी, आय होगी तो उसको व्यय करेंगे, इसलिए इसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो चक्रीय प्रवाह किसी अभिप्राय की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप के प्रवाह से है कि मौद्रिक आय, मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए या वस्तुएं एक से दूसरे हाथों में जाए, तो इसको वस्तु प्रभाव चक्र या आय प्रभाव कह रहे हैं। इस प्रकार को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का न कोई आरंभ होता है और न कोई ही अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रभावित होता रहता है कि आय के चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतान एवं प्रतिस्पर्धा का प्रवाह होता है। आय के चक्रीय प्रवाह के क्षेत्र बताए गए। देखिए, इसमें 2 क्षेत्रीय मॉडल आएगा, 3 क्षेत्रीय मॉडल आएगा और 4 क्षेत्रीय मॉडल आएगा। 2 क्षेत्रीय मॉडल जिसमें कि परिवार, जिसको कहें घरेलू क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, इनको सम्मिलित किया जाता है कि घरेलू क्षेत्र है या हमारे पास, जिसको पारिवारिक कह सकते हैं, या उत्पादन क्षेत्र। इधर से हम परिवार जो घरेलू क्षेत्र आ गया और इधर से ले लिया हमने फर्म। देखिए, यहाँ ऊपर जो है वस्तुएं और सेवाएं, जो फर्म है परिवारों को क्या देगी, वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाएगी, और इधर से परिवार क्या करेंगे, उपभोग पर व्यय, जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदी उसका व्यय किसको देंगे, फर्मों को देंगे। तो ये है कि फर्मों ने दिया वस्तुएं सेवाएं परिवार को, परिवार जो उपभोग व्यय है, जो वस्तुएं सेवाएं खरीदी उसका देंगे किसको, फर्मों को। अब इधर आ जाता है साधन सेवाएं कि जो वस्तुएं सेवाएं जो फर्म ने उत्पादित की उसके लिए एक साधन सेवाएं चाहिए। तो इधर से हमारा जो परिवार है उसको साधन सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, किसको, फर्मों को। इधर के साधन सेवाएं हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, जो कुछ साधन उपलब्ध होते हैं कि फर्म कहाँ जाती है, परिवार के पास। परिवार से कहते हैं कि मुझे इतना उत्पादन की मेरे पास ही ऑर्डर आया हुआ है, मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, या किसी की भूमि की ज़रूरत है, या किसी के पास पूंजी हो तो पूंजी को उधार ले लेगा, या कोई उद्यमी जो कि मेरे प्लांट को संभाल सकता हो, ऐसे देख सकता हो, उसके लिए तो वो यहाँ से परिवारों से लेकर के फर्में अपने पास ही साधन ले जाएगी। अब साधनों के बदले जो साधन सेवाएं ली उसके बदले इनको भुगतान किया कि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में इनने भुगतान किया, तो ये भुगतान इनको लौटा दिया। तो यहाँ जो भुगतान से जो आय प्राप्त हुई इनको, यहाँ से ये आय इन्होंने वस्तुओं सेवाओं के माध्यम से किसको दे दी, वापस हमने फर्म को दे दी। यानी फर्म ने इनकम किसको दी थी, परिवारों को, परिवारों ने इसी को लौटा के किसको दे दिया, फर्मों को। इधर से साधन सेवाएं देकर इसने वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करके गए ये लोग, और इन्होंने वस्तुएं सेवाएं किसको दे दी, परिवार को। तो ये वस्तु का और आय का प्रवाह है कि जो एक दूसरे के बीच में चलता रहता है। यहाँ आगे हम देखते हैं 3 क्षेत्रीय मॉडल, जिसको बंद अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 क्षेत्र शामिल हो जाते हैं कि एक तो घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार। यानी घरेलू और परिवार, परिवार और जो फर्म थी, ये दोनों पहले 2 क्षेत्रीय मॉडल था। अब सरकार को शामिल होते ही इसमें कितना होगा, 3 क्षेत्रीय मॉडल कहलाएगा। तो 3 क्षेत्रीय मॉडल की संरचना हमारे पास वही फर्म और घरेलू क्षेत्र। इसके अंदर तो हम वही यहाँ करेंगे, साधनों का भुगतान की, जो साधन लिए उनका भुगतान तो इसने कर दिया, और इधर घरेलू व्यय किसके पास आ गया, फर्मों के पास आ गया, जो वस्तुएं सेवाएं खरीदी इनका। तो ये अब इधर एक और आ जाता है इसके बीच में, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार जिसके अंदर क्या करते हैं कि फर्मों के पास अगर कुछ बचत होगी तो मुद्रा बाजार को दे देंगे, अगर कुछ इनके पास फर्मों को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मुद्रा बाजार से उधार ले लेंगे। ऐसे ही घरेलू क्षेत्र कर सकता है, कुछ पैसे बच रहे हैं तो मुद्रा बाजार बैंकों में जमा करवा दो, अगर ज़रूरत है तो इनसे उधार ले लो। तो ये काम बीच में मुद्रा बाजार और जुड़ जाता है। लेकिन हमारे पास अब यहाँ कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र जो जुड़ा है, सरकार। अब सरकार का फर्म के साथ और सरकार का परिवार के साथ क्या संबंध है,
देखिए सरकार परिवारों घरेलू क्षेत्र पर टैक्स लगाएगी, कर लगा के उनसे इनकम लेती है। और इधर से सरकार क्या करेगी, हस्तांतरण भुगतान, जैसे पेंशन दे दी, उपहार दे दिया किसी तरीके का, या किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया, ये सारा हस्तांतरण भुगतान किसको देती है, घरेलू क्षेत्र को। तो ये सरकार का घरेलू क्षेत्र के साथ संबंध होगा कि कर तो इससे लेगी, ये टैक्स तो इससे लेगी, और इधर से हस्तांतरण भुगतान के रूप में राशि किसको देगी, घरेलू क्षेत्र को देगी। अब हम देखते हैं सरकार और फर्म का साथ। फर्म से भी सरकार क्या लगाई, टैक्स लगाएगी। कर के रूप में तो सरकार को क्या होगी, इनकम होगी। और इधर से वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, सरकार वस्तुएं सेवाएं किससे खरीदेगी, फर्मों से, तो वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करेगी। और यहाँ अनुदान या आर्थिक सहायता की, फर्मों को कोई विशेष परिस्थिति आई तो उनको अनुदान या आर्थिक सहायता के रूप में भी राशि देती है। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाता है कि सरकार इधर टैक्स लगाना काम, तो यहाँ तो इनकम प्राप्त करेगी, वस्तुएं सेवाएं खरीदेगी तो उन पर व्यय करेगी, अनुदान देना हो तो फर्मों को अनुदान देती है। अब ये था हमारा 3 क्षेत्रीय मॉडल। अब इसके साथ जुड़ जाता है 4 क्षेत्रीय मॉडल। देखिए 4 क्षेत्रीय जो मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास एक क्षेत्र और जुड़ जाता है कि जो खुली अर्थव्यवस्था, इसको हम कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल। 4 क्षेत्रीय मॉडल को, 3 क्षेत्रीय मॉडल था उसको बंद अर्थव्यवस्था मॉडल था, और 4 क्षेत्रीय मॉडल होते ही वो क्या हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था मॉडल। कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। कि 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल है, जिसमें विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व को सम्मिलित कर लिया जाता है। कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था का है, जिसमें अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात को भी शामिल किया जाता है। तो 4 क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और विदेशी क्षेत्र, या इसको कहें शेष विश्व का क्षेत्र, इसके साथ में शामिल हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं इसका कि 4 क्षेत्रीय मॉडल जो है उसका मॉडल किस प्रकार से है। देखिए हमने पहले लिया था घरेलू क्षेत्र और ये फर्म क्षेत्र। इसका तो वही साधनों का भुगतान ये करेगा और वस्तुओं सेवाओं पर भी इसका रहेगा। बीच में हमने लिया इसका पारिवारिक क्षेत्र का, ये पूंजी बाजार फर्में बचतें इधर लेगी और इधर से उधार ले सकती हैं। ऐसे घरेलू क्षेत्र बचत करेगा तो इधर, और उधार होगी तो इनसे उधार ले सकता है। अब सरकार के साथ जो संबंध जो हम पहले देख चुके हैं, सरकार के साथ घरेलू क्षेत्र का क्या था कि यहाँ सरकार जो है, कर तो हम घरेलू क्षेत्र वाले सरकार को देंगे और सरकार हस्तांतरण भुगतान के रूप में हमें राशि लौटाएगी। तो साधनों का ये घरेलू क्षेत्र के साथ आ गए। इधर फर्मों के साथ है, तो फर्मों के साथ है कि फर्मों पर टैक्स लगा के तो सरकार इनकम प्राप्त होगी, ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया इसको दिया जाएगा। अनुदान जो है वस्तुओं और सेवाओं पर अनुदान, वो सरकार फर्मों को देगी। तो ये क्षेत्र हम पहले भी देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि शेष विश्व के साथ, तो देखिए शेष विश्व के साथ घरेलू क्षेत्र का कोई संबंध नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं। शेष विश्व केवल सरकार से और केवल फर्मों से संबंध होगा। अब सरकार से क्या संबंध होगा, सरकारी खाते पर प्राप्त भुगतान, और इधर से ये सरकारी खाते पर किए गए भुगतान, ठीक है। तो शेष विश्व को, एक तो है सरकारी खाते पर प्राप्त भुगतान की शेष विश्व को सरकार से कुछ प्राप्त भुगतान, या सरकार शेष विश्व को भुगतान करे, तो ये किसके साथ जुड़ जाता है, शेष विश्व के साथ। अब ये फर्मों का शेष विश्व के साथ कि निर्यात से आए, जो निर्यात करेंगे वस्तुएं और सेवाएं बेचेंगे, उनसे तो हमें फर्मों को क्या प्राप्त होगी, इनकम प्राप्त होगी। और आयात अगर हम करेंगे तो उसका भुगतान हमें शेष विश्व को करना पड़ेगा। इस प्रकार इस निर्धारण के अंदर के हम 4 क्षेत्रीय मॉडल देखते हैं, जिसका कि घरेलू क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, उधर सरकार और शेष विश्व के साथ संबंध होता है। अब आते हैं कि आय के प्रवाह को निर्धारित करने वाले तत्व, कि कौन से तत्व है जो आय के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। तो देखिए आय के प्रभाव को निर्धारित करने वाले तत्व में कि कुछ तत्व होते हैं जो उसको घटाने वाले तत्व होते हैं, कुछ तत्व होते हैं कि आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो आय के प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व जैसे विनियोग में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि और समग्र में कमी, यानी बचत हम कम करेंगे,
इकट्ठा संग्रहण कम करेंगे, तो ये तत्व जो है जो आय के प्रवाह को बढ़ाते हैं। इधर से कुछ तत्व है जो घटाने वाले तत्व, जैसे बचत में वृद्धि करेगा, कोई बचत ज़्यादा करेगा तो सर्कुलर कम हो जाएगा आय का। ऐसे उपभोग में कमी करेगा, वस्तुएं सेवाएं कम खरीदेगा तो आय का प्रभाव कम होगा। ऐसे सरकारी व्यय में कमी, सरकार व्यय कम करेगी तो उससे लोग बागों के पास क्रय शक्ति कम होगी, वस्तुएं सेवाएं कम खरीद पाएंगे। या आयातों में वृद्धि, हम विदेशों से आयात करेंगे कुछ वस्तुएं, तो आयातों में वृद्धि से जो हमारे पैसे हैं कहाँ चले जाएंगे, विदेशों में। तो जो हमारा आय का प्रवाह जो हमारे देश में घूमना चाहिए था वो हमारे यहाँ से निकल के बाहर विदेशों में चला जाएगा, तो वह आय के प्रभाव को कम कर देगा। करारोपण में वृद्धि, जैसे सरकार टैक्स ज़्यादा लगा देती है, तो टैक्स ज़्यादा लगाने से क्या होगा, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति कम हो जाएगी, वस्तुएं सेवाएं कम खरीदेंगे तो उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा और आय के प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रवाह कम हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि इसमें ये कि आय के प्रवाह जो है, जैसे देखिए बढ़ाने वाले तत्व जिसको विनियोग आई, उपभोग सी, सरकारी व्यय जिसको जी कहेंगे, निर्यात जिसको हम ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट, और आयात जहाँ पर हम देख रहे हैं इसको ये हम ले रहे हैं इसको एक्स से। बचत और संग्रह में कमी जिसको आई से दर्शा रहे हैं, बचत या संग्रह में कमी ये आ गया। अब इसके बाद इधर से ले रहे हैं कि बचत जिसको एस से दर्शा दिया, पारिवारिक बचतें एस आ गई, आयात जो एम से, कर है टैक्स ए टी से, संग्रहण में वृद्धि जिसको एस से दर्शा दिया। तो यहाँ दे रखे आई सी जी और एक्स, और इधर से जो है कम करने वाले जो तत्व घटाने वाले एस एम टी एच। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, जैसे ये दोनों बराबर है, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह नियमित रूप से चलता रहेगा, या कहें आय का वृत्ताकार प्रवाह स्थिर रहेगा। अगर ये बढ़ाने वाले तत्व ये घटाने वाले तत्वों से ज़्यादा है तो आय का प्रवाह वृत्ताकार प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा ऐसी स्थिति में। और तीसरा आता है कि अगर बढ़ाने वाले जो तत्व है घटाने वाले तत्वों से कम है तो आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम देखते हैं आय के प्रवाह के मॉडल की सीमाएं या कमियां कौन कौन सी है। तो यहाँ ये दिया गया है कि गैर मौद्रिक लेन देन या गैर बाजारिक सौदे की उपेक्षा करना। जैसे गैर मौद्रिक लेन देन है कि बिना मुद्रा के लेन देन, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हो जाता है कि कोई अपनी वस्तुएं दे देता है उसके बदले दूसरी वस्तुएं ले जाता है, तो गैर मौद्रिक लेन देन होगा तो ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाएगा। और फर्मों के बीच आपसी लेन देन को आय प्रवाह में शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक फर्म अपना सामान दूसरे से ले लेती है एक दूसरे से, तो मार्केट में ना आकर के आपस में फर्मों के पास घूम रहा है तो आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाएगा। इसके बाद दे रखा परिवारों के बीच आपसी लेन देन भी आय प्रवाह को शामिल। जैसे एक परिवार है दूसरे परिवार से कुछ वस्तुएं ले लेता है, उसके पास कुछ वस्तुएं होगी वो दूसरे परिवार को दे देता है, तो इस प्रकार जो लेन देन का जो कार्य है वो आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि आय का वृत्ताकार प्रवाह किस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है।